नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल एनिमी कॉर्नर में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा आपको डेस्कटॉप पे हमारी इमेज पे दिख रहा है, द रिवोल्ट ऑफ 1857 की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके महत्व को आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है। आप इसके महत्व को तब और समझेंगे जब इसकी मुलाकात आपसे एग्जाम में होगी। लेकिन हम चाहते हैं कि आपके जो महत्व है बना रहे, लेकिन आपकी जो समस्याएं हो वो कम हो। देखिए, थोड़ा सा आपको हम खाका खींचना चाहेंगे ये कि जो रिवोल्ट को हम पढ़ेंगे, तो रिवोल्ट पढ़ते समय हम कौन कौन सा रिवोल्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1857 का रिवोल्ट। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्राइबल रिवोल्ट, और ट्राइबल रिवोल्ट के बाद हम पढ़ेंगे पीजेंट रिवोल्ट, किसानों का विद्रोह। और उसके बाद हम पढ़ेंगे सिटीजन विद्रोह। यानी हम पढ़ेंगे सबसे पहले 1857 की क्रांति, उसके बाद जनजातीय क्रांति की बात करेंगे, फिर किसान का विद्रोह की बात करेंगे, उसके बाद हम नागरिक विद्रोह। इन चार रिवोल्ट को जो हमारे इतिहास में हुए हैं, इन चारों रिवोल्ट पे हमें चर्चा करनी है। लेकिन आज की जो वीडियो में हम बात करेंगे आपसे, वो हमारा फोकस होगा 1857 की क्रांति। आप देखेंगे ये जो चार रिवोल्ट वाले प्रश्न हैं, यहाँ से आपको मिलेंगे हर एक एग्जाम में दो प्रश्न। फिक्स है कि दो आपको मिलने हैं। और आप ट्राइबल की बात करेंगे तो संथाल, कोल, ये सब तो प्रश्न फेवरेट है यूपीपीसीएस का कि आपको पूछना ही पूछना है। और आप ये देखिए कि जो ट्राइबल हैं, जो पीजेंट हैं, जो यूपीएससी यानी आईएएस के प्री में बहुत प्रश्न आए हैं। आप कभी बैक ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको इस चीज़ का आकलन होगा, सही चीज़ का ज्ञान होगा। तो आइए हम बात करेंगे आपसे कौन से, हमारा टॉपिक है द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति पर बात करेंगे। और इस दौरान जब हमारी आपसे चर्चा होगी 1857 की क्रांति पर, तो हम आपसे जिन जिन बिंदुओं पर बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे इस टॉपिक के सामान्य परिचय की। उसके बाद दूसरा हम बात करेंगे कि रिवोल्ट का कारण क्या था। जब कारण की हम चर्चा आपसे कर रहे होंगे तो कारण को हम चार भागों में बांट कर देखेंगे। कौन कौन सा। पहला कारण हम देखेंगे सैनिक कारण क्या था, सैन्य कारण क्या था। उसके बाद दूसरा कारण हम देखेंगे कि जो राजनीतिक कारण है वो पॉलिटिकल रीजन क्या थे। तीसरा इकोनॉमिकल, यानी जो आर्थिक कारण थे वो कौन सा था। उसके बाद हम आपसे बात करेंगे सोशियो यानी सामाजिक रीजन की, सामाजिक जो कारण होंगे, सामाजिक सांस्कृतिक यानी जो सोशियो कल्चरल रीजन होंगे उसकी हम बात करेंगे। जिस चार कारणों पर हम अपनी बात को करेंगे, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे कुछ स्थान आधारित जो स्थान है और जहाँ पर विद्रोह हुए हैं और वहाँ से लीडरशिप नेतृत्वकर्ता कौन थे। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो विद्रोह था ये असफल क्यों हो गया। उसके बाद हमारी बात होगी असफलता के कारणों पर हम बात करेंगे। और जब असफलता के कारणों पे हम बात कर रहे होंगे, उसके बाद हमारी बात होगी आपसे इसके प्रभाव पर। और जब हम प्रभाव पर बात कर रहे होंगे तो हम एक बार इंडिया के पर इम्पैक्ट पर देखेंगे, और दूसरी बात हम बात करेंगे कि अंग्रेजों पर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। इतनी हमने आज जो टॉपिक लेने की सोची है, ये टॉपिक है और इतने हम आपसे डिस्कस करेंगे। वीडियो हो सकता है कि 50 मिनट या 1 घंटे का भी हो जाए। थोड़ी सी आप लोगों से पेशेंस की आवश्यकता होगी कि इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। और कंप्लीट करने के बाद जहाँ तक हो सके दोस्तों, सेल्फ नोट्स आप बनाइए और उस नोट्स को बार बार जितनी बार हो सके उस नोट को आप रिवाइज कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो नो डाउट इसका लाभ आपको एग्जाम में मिलेगा। अभी तत्काल तो आपको लगेगा कि हो सकता है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन आपको जब एग्जाम में अपीयर होंगे, एग्जाम में जब प्रश्नों का आपसे सामना होगा, तो यही आपके जो सेल्फ नोट हैं, यही नोट्स आपके काम आने वाले हैं और हमारे वीडियो आपके काम आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहीं से आपको प्रश्न फंसने वाले हैं। तो आइए हम बात कर देंगे आपसे इस वीडियो में 1857 रिवोल्ट की, 1857 की क्रांति की। तो सबसे पहले हमारी इससे बात होगी तो हम बात करेंगे 1857 का जो विद्रोह हुआ उसका आरंभ कैसे हुआ। देखिए, एक चीज आपको यहाँ पे समझ लेना होगा, बहुत ही आवश्यक है। 1856 का समय है। 1856 में एक महत्वपूर्ण घटना होती है, अंग्रेजों के द्वारा एक नई चीज लाई जाती है, वो है इनफील्ड राइफल।
इनफील्ड राइफलों का प्रयोग अंग्रेजों ने पहली बार भारत में कर रहे थे। और इनफील्ड राइफल जिस जगह लाई जाती है वो इसके पहले जिन राइफलों का प्रयोग होता था वो थी ब्राउन ब्रास राइफल। जो ब्राउन ब्रास राइफल थी इसकी जगह नया मॉडर्न इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाता था। इनफील्ड राइफल में एक नया इशू आ गया था। इशू क्या था कि लोग कहते थे कि उसमें जो कारतूस है उस कारतूस में जानवरों की चर्बी का प्रयोग हो रहा है और इस चर्बी में दो मुख्य रूप से थे जो चर्चा मिलती है। एक थी गाय की चर्बी और दूसरी थी सूअर की चर्बी। जो हिंदू भाई हैं वो गाय की चर्बी को मुंह में डालना बर्दाश्त नहीं कर सकते और जो मोहम्मदन हैं वो सूअर को नहीं बर्दाश्त कर सकते। क्यों? क्योंकि गाय को हिंदू पवित्र मानते हैं और मोहम्मदन जो सूअर है उसे इतना अपवित्र मानते हैं उसे मुंह में नहीं डाला जा सकता। तो ये दोनों जो रिलीजन है जो हिंदू और मुस्लिम थे वो दोनों का ये जो राइफल आ रही है पहली बार भारत में जो पहली बार एंट्री कर रही है ये राइफल उनके धर्म से जाके जुड़ गया। और आपको पता है कार्ल मार्क्स ने कहा है कि धर्म एक अफीम है, यानी धर्म का नशा जिसे हो जाता है उसे आगे पीछे कुछ दिखता नहीं है। कार्ल मार्क्स के अनुसार मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। तो हम बात कर रहे थे कहाँ पे, जो इनफील्ड राइफल थी उसका पहली बार जब पहले बार प्रयोग हो रहा है तो इसको लेकर पूरे भारत में एक संशय सा बना हुआ है कि ये इसके जो बुलेट हैं उसमें गाय और सूअर के मांस लगे हुए हैं। तो इससे दोनों वर्ग एक साथ विद्रोह की अवस्था में आएगा, उस यूज करने से भागेगा। अगर आप इसको 1857 की रिवोल्ट को देखना चाहते हैं तो एक बार एक मूवी है मंगल पांडे, उसे आप एक बार जरूर देख सकते हैं। लेकिन यानी अगर हम बात करें तो 1857 की क्रांति ये प्रारंभ हुई थी सैनिक विद्रोह से। और सैनिकों ने विद्रोह क्यों किया? सैनिकों ने विद्रोह करने का कारण हमने बताया आपका क्या, जो आपका कारतूस था उसमें मांस का प्रयोग। कौन से? गाय और सूअर के मांस का प्रयोग। अब देखिए जब सैनिकों ने इस विद्रोह को स्टार्ट किया तो बाद में इसमें जुड़ रहे हैं रजवाड़े, इसमें जुड़ेंगे आपके सामंत और इसमें जुड़ेंगे कुछ हद तक किसान और शिल्पी भी। ये लिमिटेशन होगी, बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर नहीं किसान और शिल्पी सामंत और रजवाड़े जुड़ेंगे, लेकिन कुछ हद तक जरूर जुड़ेंगे। तो ये एक कि जो खेमा उठाया सैनिकों ने उसे आगे बढ़ाते हुए रजवाड़े किसान और अन्य बुद्धिजीवी वर्ग उसे आगे बढ़ाएं और उसी का रूप हुआ एक विद्रोह का, जिसे हम जानते हैं 1857 की क्रांति के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये थी हमारी भूमिका। अब देखिए इसका कारण क्या हुआ। ये प्रारंभ हमने कराया, इसका कारण क्या हुआ था और प्रारंभ कहाँ से हुआ था। ये प्रारंभ की बात अभी हम आपसे करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप पहले कारण समझ लें कि कारण किस कारण से प्रारंभ होगा। पहली बात कारण की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपको बता दें कि सबसे पहला कारण तात्कालिक कारण जो था, यानी दो कारण, एक तो होता है लॉन्ग टर्म और एक होता है शॉर्ट टर्म। तो अगर हम शॉर्ट टर्म कारण तात्कालिक कारण की बात करें या लॉन्ग टर्म कारण की भी बात करेंगे तो देखिए जो तात्कालिक कारण था वो ब्राउन ब्रास राइफल जो थी उसकी जगह पर रॉयल इनफील्ड राइफल का प्रयोग था। रॉयल इनफील्ड राइफल का प्रयोग था। ये तात्कालिक कारण हुआ जिसके कारण सैनिकों ने विद्रोह किया। दूसरी बात अगर देखा जाए कारण में जो सैनिकों का विद्रोह और होता है किस कारण से कि सैनिकों में जो सेना थी इस सेना में भारतीय सैनिकों के साथ बहुत बड़े पैमाने पर भेदभाव हो रहा था। कौन कौन से भेदभाव? एक तो नस्ल के आधार पर भेदभाव हो रहा था कि तुम इंडियन हो और इंडियन को वो असभ्य मानते थे, अनसिविलाइज्ड मानते थे अंग्रेज, और जो उसमें जो यूरोपीय थे उन्हें वरीयता दी जाती थी हर चीज़ों में। तो एक भेदभाव तो नस्ल के आधार पर हो गया। दूसरी बात भोजन के आधार पर, जो यूरोपीय थे उन्हें अच्छे भोजन मिल रहे थे, उनकी मेस में सैनिकों में जो मेस चलती है उसमें, और जो इंडियन थे उन्हें भोजन की जो क्वालिटी होती थी बहुत ही लो हुआ करती थी। यानी अब भेदभाव हो रहा है नस्ल भोजन के आधार पर। एक भेदभाव और यहाँ पर था, वो था पद के आधार पर। पद क्या कि आपके अंदर कितनी भी क्वालिटी हो, आपके अंदर कितने भी गुण हो, आप ब्रिटिश काल में
उच्च पद पर नहीं पहुंच सकते। कोई भी भारतीय ऐसा नहीं है जो ब्रिटिश काल में उच्च पद को प्राप्त कर सके। यानी एक भेदभाव यहाँ भी था। अब जो ये भेदभाव है, जो ये डिस्क्रिमिनेशन है, इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से आप देखेंगे कि जो भारतीय सैनिक हैं ये अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहेंगे प्रारंभ में, लेकिन ये एक विद्रोह का रूप कैसे ले लेगा इसकी बात करेंगे। दूसरी बात, अब सैनिकों के साथ एक इशू और क्या था। एक 1854 में एक एक्ट आया था जिसे जानते हैं पोस्टल एक्ट के नाम से, यानी डाकघर अधिनियम के नाम से जानते हैं। ये 1854 का जो डाकघर अधिनियम एक्ट था, इसमें क्या प्रावधान किया गया, एक सैनिक नाराज हो गए। जी हाँ, ये जो पोस्टल एक्ट था, इसके पहले सैनिक जितने भी पत्र या लेटर भेजते थे उस लेटर का कोई चार्ज नहीं होता था, वो फ्री हुआ करता था। लेकिन 1854 में जब ये एक्ट लाया गया तो इस एक्ट के तहत सैनिकों के पत्र भेजने पर चार्ज लगा दिया गया, यानी जो निःशुल्क सेवा थी, जो फ्री सेवा थी, वो समाप्त कर दी गई और सैनिक उसी फ्री सेवा को मांग कर रहे थे कि हमें वो दिया जाए। एक कारण था सैनिक विद्रोह का। और चौथा कारण कौन सा था? चौथे कारण में अगर हम बात करें तो एक एक्ट और आया था जिसका नाम था जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। इसके तहत क्या हुआ था, आपको एक्ट नहीं पूछा जाएगा, आपको जानना क्या है कि जो समुद्र पार सेवा है वो भारतीय समुद्र पार सेवा है उसे अंग्रेजों ने अनिवार्य बना दिया था कि आपको समुद्र पार सर्विस देनी ही होगी, ओवरसीज सर्विस आपको देनी ही होगी। और ओवरसीज सर्विस देने का कोई रीजन तो वजह नहीं था नाराज होने का, लेकिन जो भारतीय धर्म है ये एक अड़ंगा बनकर आया। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म में ये माना जाता था कि समुद्र को आपको लागना पाप है और इस पाप को करने से कोई भी भारतीय सैनिक तैयार नहीं था। तो ये जो सैनिक विद्रोह के रूप में जो सैनिकों ने जो विद्रोह किया उसके ये 4 कारण थे। 4 कारणों में हमने कौन कौन सा बताया, एक बार बहुत तेजी से आपका एक बार नाम लेकर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, पहली बात हमने बताया कि रॉयल इनफील्ड राइफल का प्रयोग। दूसरा हमने बताया कि जो भेदभाव हो रहा था सैनिकों में, वो चाहे नस्ल के आधार पर हो, चाहे भोजन के आधार पर हो या फिर पद के आधार पर हो। तीसरे पे हमने बात की थी कि 1854 का जो पोस्टल एक्ट आया था, जो डाकघर अधिनियम आया था, जिसमें सैनिकों के लेटर भेजने पर चार्ज लगाना शुरू कर दिया। और जो चौथा था वो हमने अभी अभी आपको बताया कि ओवरसीज सर्विस को लेकर। ये सैनिक विद्रोह के कारण थे। अब जरा राजनीतिक विद्रोह कैसे होगा, राजनीतिक कारण कौन से, यानी ऐसे फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर कौन से हैं। अगर पॉलिटिकल फैक्टर की हम बात करें तो आप देखेंगे पॉलिटिकल फैक्टर की हम बात करें, सबसे पहला कौन सा है? पहला है कि जो देसी रजवाड़े थे, इन रजवाड़ों को विलय किया जा रहा था, यानी इन रजवाड़ों को पतन किया जा रहा था। ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर आपका है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आए थे। कौन ला रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? डलहौजी ने शुरू किया था। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत क्या कहा गया? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ये कहा गया कि जो आपका जो राज्य है, राज्य का अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो दत्तक जो पुत्र होगा या गोद लिया हुआ जो पुत्र होगा उसे राज्य का अधिकारी नहीं माना जाएगा, केवल उसे राज्य की संपत्ति दी जाएगी। ये कहा गया किसमें? ये कहा गया आपका जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी, या व्यक्तिगत की नीति या हड़प की नीति भी कहते हैं इसमें। और इसी से ना रही सही कसर सब्सिडरी अलायंस ने पूरा कर रहा था। जो सहायक संधि थी विलेजली की, यह सहायक संधि पूरा कर रहा था। सहायक संधि के तहत हमने आपको बताया था क्या, आपको पिछली 2 वीडियो में जाकर वापस करके आप रिवर्स करके देख सकते हैं एक बार, जिन्होंने नहीं देखा, जो नए जुड़े हैं। सहायक संधि में हमने बताया था कि एक सैन्य टुकड़ी रखनी होती थी आपको यहाँ पर, और उसका खर्च आपको स्वयं उठाना होता था। जो सेना थी, सेना जो अंग्रेज थे, अंग्रेज के जो दोस्त होंगे वो आपके दोस्त माने जाएंगे और आपके दुश्मन, यानी ये सॉवरनिटी, संप्रभुता पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था। ऐसे में जो रजवाड़े थे, जो राजनीतिक कारण, वो भी एक विद्रोह की अवस्था में आएंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर? चलिए अब आगे आ जाइए, यहाँ तक स्पष्ट है। अब देखिए
आपको हमने दो कारण बताए, एक सैनिक कारण हमने बताया, दूसरा राजनीतिक कारण बताया। अब थोड़ा सा एक लाइन में आर्थिक कारण भी देख लेते हैं कि ऐसे आर्थिक फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर कौन से थे जिसकी वजह से इतना बड़ा विद्रोह हो गया। देखिए, पहली बात तो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी की भी हमने आपसे पिछली वीडियो में बात कर ली है, तो अगर आपने इस वीडियो उस पॉलिसी को नहीं देखा तो एक बार वीडियो को जरूर देख के तब चीज़ें आपको आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी कौन सी कितने प्रकार की थी हमने आपको बताया था, LRP। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी को हमने बताया 3 प्रकार की थी। अच्छा, इसके पहले कौन सी पॉलिसी चल रही थी? एक प्रथा थी जिसका नाम था इजारेदारी, या इसे ठेकेदारी भी कहते हैं। तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी ये, लेकिन अंग्रेजों ने जो पॉलिसी लेके आई, अंग्रेजों ने जिस पॉलिसी को फैलाया, वो पॉलिसी कौन सी थी? तो उसको हमने बताया था, सबसे पहले था परमानेंट सेटलमेंट, अस्थाई बंदोबस्त। दूसरा कौन सा था? रैयतवाड़ी। तीसरा कौन सा था? महालवाड़ी। इन तीनों पॉलिसी के नाम पर अंग्रेजों ने जो भारतीयों को चूसा, जो भारतीयों का शोषण किया, उसकी वजह से उसकी वजह से जो किसानों का शोषण हुआ, ये विद्रोह की अवस्था में आ गए। और दूसरी चीज, पिछली वीडियो हमने एक की और बताया था, कृषि का वाणिज्यीकरण। हमने दिखाया था कृषि के वाणिज्यीकरण के परिणाम स्वरूप आपको एक चीज समझ में आया होगा कि उसने नकदी फसलों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया, खाद्य संकट उत्पन्न हो गया, अकाल बार बार होने लगे। ऐसे में भी जो हमारे किसान हैं वो एक बार फिर विद्रोह की अवस्था में आ जाएंगे। और एक और फैक्टर चल रहा था, बेरोजगारी बढ़ रही थी, शोषण बढ़ रहा था, गरीबी बढ़ रही थी, भुखमरी बढ़ रही थी। तो ऐसे में एक बार फिर एक उबाल सा उत्पन्न हो रहा था भारतीय राजनीति में कि किस तरह से अंग्रेजों को जवाब दिया जाए। और उसी उबाल का एक बुलबुला मात्र 1857 क्रांति हुई। वो पूरा उबाल जब आएगा तो नेशनल मूवमेंट में आपको दिखाई देगा, उसकी हम बात करेंगे आपसे। और उसके बाद जो अगला फैक्टर हमें करना है वो है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। ऐसे कौन से कारक थे जो हमारे समाज और हमारे कल्चर से जुड़ रहे थे, जिनको अंग्रेजों ने डिस्टर्ब किया था? अगर सामाजिक सांस्कृतिक कारक में बात करें तो आपको सबसे पहले अंग्रेजों ने जितने भी रिफॉर्म किए हैं, चाहे वो समाज सुधार को लेकर जो भी हो, चाहे सती प्रथा को बैन किया हो, चाहे विधवा विवाह को स्टार्ट किया हो, या फिर बाल वध को खत्म किया हो, या नरबली को समाप्त किया हो, ये सब रिफॉर्म भली रूढ़ियाँ थी जिन्हें खत्म करना आवश्यक था, लेकिन तत्कालीन समाज इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं था। वो ये मान रहा था कि ये हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है और उसे धर्म से जोड़कर देख रहे थे। ऐसे में जो कसर थी, जितनी कड़वाहट थी, उसमें एक कहावत आपने सुना, एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा। तो उसी में एक काम और, इनके एक तो धार्मिक रूप से नाराज थे। उसी समय ये लोग अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे, ईसाई धर्म का, और ईसाई धर्म के प्रसार के लिए कि बल का प्रयोग करने लगे, यानी बल पूर्वक धर्मांतरण करवा रहे हैं। ऐसे में जो रही कसर थी, जो कसर बाकी थी, वो अभी पूरी तरह से पूरी हो गई। अब पूरा उबाल आ गया था 1857 क्रांति का। ये टोटल क्या थे कारण हमने आपको बताया। कारण में आपने देखा डिटेल में कौन कौन सा हमने बताया। हमने आपसे बताया सैनिक, हमने आपसे बताया राजनीतिक, हमने आपसे बताया आर्थिक, हमने आपसे बताया सामाजिक और सांस्कृतिक। तो ये कारणों में जो हमारी आपसे चर्चा हुई, तो ये एक कारण को हमने डिटेल में देखा। अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ सकते हैं। लेकिन अब यहाँ से हम जो आपसे बात हुई थी कि इसके बाद जब हम कारण की चर्चा कर लेंगे, तो कारण के बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे क्या कि जो स्थान हैं, किस किस स्थान पे विद्रोह हुए और उसके नेतृत्वकर्ता कौन से थे। तो आइए इसकी पहले हम बात कर लें। अब आपको एक इमेज दिखाई जा रही है। इमेज अगर आपको स्पष्ट दिख रही है तो ठीक है, नहीं दिख रही है तो हम आपको बताते चलेंगे। अच्छा, एक इमेज और देखिए, इसमें आपको हो सकता है कुछ दिख जाए। ये इमेज देखें, इसमें कुछ हद तक अच्छी चीज़ें दिख रही होंगी। इसमें देखिए कुछ उत्तर भारत के स्थान दिए गए हैं रेड कलर वाले में, जो एक प्रमुख सेंटर के रूप में थे। कहाँ के? 1857 क्रांति के। अब 1857 की क्रांति में आपको
जो हमने एक चीज़ बताई कि जो क्रांति में सेंटर होंगे, उन सेंटर में उभरने का कारण क्या था, हमने आपको बहुत ही डिटेल में उसकी बात की। लेकिन अब देखिए एक सीक्वेंस किस तरह से क्रांति को आगे बढ़ाई जा रही है, किस तरह से एक चिंगारी निकल रही है, और वो चिंगारी पूरी तरह से अंग्रेजों को महल को जला देने के लिए तैयार थी, लेकिन किसी तरह से बच गई। अब आपको हम बताएं तो समय है कब, समय है 29 मार्च का, 29 मार्च 1857 का समय है। ये क्या हो रहा है 29 मार्च 1857 में? ये स्थान है पश्चिम बंगाल का बैरकपुर। यहाँ पर बैरकपुर है, बैरकपुर। बैरकपुर एक सिपाही छावनी हुआ करती थी। यहाँ पर एक सैनिक जिनका नाम था मंगल पांडे, आपको इमेज दिखाई, ये है मंगल पांडे। ये एक सैनिक विद्रोह करके स्टार्ट करते हैं, कहाँ पर? बैरकपुर छावनी में। बैरकपुर छावनी जो है वहाँ पर इन्होंने एक जो रॉयल इनफील्ड राइफल थी उसे चलाने से मना कर देते हैं, और चलाने से मना करने पर ये अपने ही सीनियर अंग्रेज को मार डालते हैं। जब उन्हें ज़बरदस्ती चलाने के लिए कहता है तो उसे वो मार डालते हैं। ऐसे में और वो मारकर पूरी ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देते हुए भाग निकलते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पकड़कर वहीं पर फांसी दे दी जाती है। ये एक अलग फैक्टर था। लेकिन इसके बाद आप देखेंगे ये जब घटना जब तक समाप्त होती है तब तक मेरठ की जो छावनी है, मेरठ की छावनी में भी जो अन्य फैक्टर थे, भेदभाव, भोजन को लेकर, नस्ल को लेकर, ये सब फैक्टर हावी हो रहा था। और ये खबर ये भी पहुंची कि जो बैरकपुर छावनी है वहां पर मंगल पांडे नाम का एक व्यक्ति को लोगों ने फांसी दे दिया, सिर्फ इस वजह से कि वो विद्रोह कर दिया था। तो ये बड़ा खतरनाक मैसेज मेरठ के सिपाहियों को मिला। समय था 10 मई का, वही 1857। मेरठ के जो छावनी के जो सिपाही थे, इन सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और पूरी तरह से जितने अंग्रेज थे वहां पर उन लोगों को मारकर ये दिल्ली की तरफ बढ़ चुके। अब ठीक अगले दिन 11 मई को ये दिल्ली में पहुंचते हैं, और दिल्ली में उस समय जो शासक था उसका नाम था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर जो है वो दिल्ली में पहुंचकर 11 मई को उसे दिल्ली का शासक घोषित करते हुए कहते हैं कि आपके अधीन हम हैं और आप अंग्रेजों के खिलाफ हमारी लड़ाई में भाग लें। और ये जो बहादुर शाह जफर था ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में पूरी तरह सहयोग देने के लिए तैयार हो जाता है। समय ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस पूछा जाता है। बैरकपुर हो रहा है 29 मार्च को, दिल्ली मेरठ हो रही है 10 मई को, दिल्ली 11 मई को। क्लियर? इसके बाद आप देखेंगे जब वहां से लोगों ने मैसेज देना शुरू किया, लोगों ने संदेश भेजना शुरू किया, एक तंत्र, कम्युनिकेशन तंत्र डेवलप किया कि लोगों को विद्रोह करना है, तो आप देखेंगे इसी सीक्वेंस में आप लखनऊ में देखेंगे 4 जून तक ये मैसेज पहुंचता है, और 4 जून में लखनऊ में एक भयानक विद्रोह होता है जिसका नेतृत्व करता थी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह कर दिया, और उनके साथ इनके ही सहयोगी थे बिरमिस खां। एक नया नाम हो सकता है आपके लिए मिले, बिरमिस खां। ये इन्होंने विद्रोह कर दिया 4 जून को। 5 जून को एक साथ 2 जगह विद्रोह हो रहा है। वो कहां पर? एक हो रहा है कानपुर में और दूसरा हो रहा है झांसी में। कानपुर में जो 5 जून को विद्रोह हो रहा है वहां के लीडर थे नाना साहब और तात्या टोपे। नाना साहब और तात्या टोपे ने 5 जून को विद्रोह कर दिया, कहां पे? कानपुर में। और जबकि झांसी में जो विद्रोह करता थी रानी लक्ष्मीबाई, समय कौन सा था? 5 जून। ये सीक्वेंस आप देखिए कितनी तेजी से फैल रही बातें। 4 जून को स्टार्ट हुआ लखनऊ से, 5 जून में कानपुर और झांसी दोनों जगह चीजें हो गई। फिर आप यहां से आगे देखें तो 12 जून को आप देखेंगे जगदीशपुर बिहार में है। 12 जून को जगदीशपुर में एक भयानक विद्रोह होता है और उसका नेतृत्व कर रहे थे कुंवर सिंह।
कुंवर सिंह ने वहां का नेतृत्व किया और इन्हीं के सहयोगी थे अमर सिंह। इन दोनों ने जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का लीड किया। अब कुछ महत्वपूर्ण अन्य नाम थे। अब देखेंगे इसे धीरे धीरे व्यापक स्तर पर लोगों में क्रांति की भावना फैल जाती है और लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इसी समय आपको एक चीज और बताएं, कुछ लोग अंग्रेजों का भी साथ दे रहे थे। वो कुछ आपके सैनिक छावनियाँ थी, कुछ आपके रजवाड़े थे। इसकी आपकी हम बात डिटेल में करेंगे, लेकिन एक लिस्ट के माध्यम से हम आपको यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि कौन कौन लोग कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे और दमनकर्ता वहाँ पर कौन कौन था। देखिए, तो सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे कहाँ पे, हम आपसे बात करेंगे बैरकपुर छावनी की। बैरकपुर छावनी में जिसने विद्रोह किया था मंगल पांडे थे। उनका जो समय है 29 मार्च 1857। ठीक। दूसरे बाद जो विरोध होता है वो होता है मेरठ में। ये आपको दिख रहा है मैप में। मेरठ में विद्रोह किया था सिपाहियों ने और ये समय था 10 मई। अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, तो आप गलती से बैरकपुर कभी मत मारिएगा। शुरुआत हुई है 10 मई को मेरठ से। क्योंकि एक छुटपुट घटना थी, ये क्रांति नहीं थी, ये क्रांति के काफी पहले एक घटना हो रही है। लेकिन उस घटना को लेकर, उस घटना को एक प्रेरणा मानकर विद्रोह शुरू हो रहा है मेरठ की छावनी से। ठीक है। उसके बाद यहाँ से मेरठ से अगला विद्रोह का केंद्र बनता है दिल्ली। दिल्ली में आपको हम बता दें कि दिल्ली में जो शासक था, वहाँ का शासक था बहादुर शाह जफर। और 11 मई 1857 की क्रांति, 1857 में ये विद्रोह कर देता है और अंग्रेजों के खिलाफ चैलेंज करते हैं। उसके बाद ठीक जो समय बीतता है 4 जून को, 4 जून की लखनऊ है, जो अवध का क्षेत्र हुआ करता था, ये लखनऊ में विद्रोह करती हैं बेगम हजरत महल और इनकी सहयोगी थी बेगम हजरत महल की बिरमिस कादिर। इन्होंने विद्रोह कर दिया। और लखनऊ के बाद ठीक कानपुर के बाद झांसी, ये दोनों 5 जून को शामिल हो जाते हैं उसी रिवोल्ट में। अब ये रिवोल्ट धीरे धीरे उत्तर भारत का एक बड़ा रिवोल्ट हो रहा है। क्यों? अब तक आपने देखा कि लखनऊ शामिल, झांसी शामिल, कानपुर शामिल और आपका मेरठ शामिल, दिल्ली शामिल, उत्तर भारत के एक बड़े बड़े शहर वहाँ पे शामिल हो चुके थे। और उसके बाद धीरे धीरे यह विद्रोह आप देखेंगे इलाहाबाद में फैलता है, ये विद्रोह फैजाबाद में फैलता है, ये विद्रोह बरेली में फैलता है, ये विद्रोह आपको हमने बताया कि ये बिहार के जगदीशपुर में फैलता है। आपको बता दें कि जो इलाहाबाद था, इलाहाबाद से नेतृत्व को संभाल रहे थे लियाकत अली। इलाहाबाद से जो नेतृत्व करता थे उनका नाम था लियाकत अली। और लियाकत अली के अलावा जगदीशपुर से नेतृत्व करता थे अमर सिंह और कुंवर सिंह, हमने बताया। और वहीं पे जो फैजाबाद है, फैजाबाद से जिन्होंने नेतृत्व संभाला था उनका नाम है मौलवी अहमदुल्ला। ये मौलवी अहमदुल्ला ये नेतृत्व संभाल रहे हैं फैजाबाद से। बरेली से खान बहादुर खान ने नेतृत्व को संभाला। ये बरेली आपको मैप में दिख रहा है। खान बहादुर खान ने नेतृत्व को संभाला और एक बड़ा युद्ध लड़ा। अब कौन कौन से लोग कहाँ से दमन किए गए, किसके किसके द्वारा, इसकी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप ले लें। देखिए, जो दिल्ली है, दिल्ली ये मुख्य केंद्र था। दिल्ली जो 11 मई 1857 को ये रिवोल्ट शुरू हुआ था, उसका नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह जफर। यहाँ पर 1857 की क्रांति को दमन करने के लिए 2 लोगों का नाम मिलता है। पहले दमन कर रहे थे निकोलसन, लेकिन इसी दमन करते समय ये मार दिए जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद दमन करने के लिए आता है हडसन। और ये दोनों लोग मिलकर 1857 क्रांति को दिल्ली में दमन कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो ये ग्वालियर वाला क्षेत्र है, ग्वालियर से नेतृत्व कर रहे थे कौन? ग्वालियर से नेतृत्व करता था तात्या टोपे। तात्या टोपे का नाम आप ध्यान रखें।
तात्या टोपे दो जगह से नेतृत्व कर रहे थे, दोनों जगह अगर आप आए तो कंफ्यूज मत होइएगा। एक तो कानपुर से भी नेतृत्व संभाल रहे थे और दूसरे ग्वालियर से भी। और कानपुर में इनके सहयोगी थे, या जिनके ये सहयोगी थे वो नाना साहब थे। स्पष्ट है। और ध्यान रखिए, कानपुर में जो विद्रोह का दमन किया वो किया था हीरोज ने। नहीं, कानपुर में विद्रोह का दमन करने वाले कैंपबेल हैं, कैंपबेल ने। ग्वालियर में जो विद्रोह का दमन किया था वो हीरोज हैं। और देखें, और झांसी में, झांसी वाला जो हिस्सा है यहाँ पर जो विद्रोह का दमन किया था उसका नाम था यहाँ पर भी हीरोज। इलाहाबाद में जो विद्रोह का दमन कर रहे थे वो थे कर्नल नील। और कर्नल नील ने इलाहाबाद के साथ साथ बनारस में भी विद्रोह का दमन किया था। ये थे विद्रोह के दमन करने वाले प्रमुख। जगदीशपुर में विद्रोह का दमन किया था विलियम टेलर नाम के व्यक्ति ने, जो अंग्रेज था। तो ये थे कौन कौन से स्थान से किसने किसने लीड किया और कहाँ से दबाए गए। लेकिन अब आपको एक चीज और यहाँ से जान लेना आवश्यक होगा कि इस विद्रोह का स्वरूप क्या था। ये विद्रोह क्या सैनिक विद्रोह था, क्या राष्ट्रीय विद्रोह था, या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, क्या था? इसको लेकर बहुत डिबेट चली है दोस्तों, बहुत बड़ी डिबेट चली है और अंत तक इसका निर्णय अभी तक कोई स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन इतना माना जाता है कि यह परख दृष्टि रखने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण विद्रोह था और इस मत को लगभग सभी लोग स्वीकार करते हैं। अलग अलग मत देखें। अच्छा, ये चीज आपको जानना यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हमने आपको अब तक नहीं बताई, कि जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो ब्रिटेन में, ब्रिटेन की जो सम्राट है वो कौन है, या महाराजा कौन है, या महारानी कौन है? तो उस समय की जो महारानी थी उनका नाम था विक्टोरिया। एकदम महत्वपूर्ण है, एकदम आप इसे से जरा सा भी लापरवाही नहीं करेंगे, याद कर लेंगे। जो महारानी थी कौन था? विक्टोरिया थी। और भारत में गवर्नर कौन था? तो भारत में गवर्नर है कैनिंग। और तीसरा महत्वपूर्ण चीज, और जो जब विद्रोह हो रहा था तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, यह भी आपको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पामस्टन। ये तीन चीज आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। इन तीन चीजों से आपको प्रश्न कहीं भी मिल सकते हैं। देखिए, जब विद्रोह हुआ तो सम्राट या महारानी कौन थी? रानी विक्टोरिया थी। और जब विद्रोह हुआ तो उस समय जो गवर्नर था भारत का उसका नाम कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद आप देखेंगे जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उनका नाम पामस्टन था। ये आपको जानना बहुत ही आवश्यक था। तो यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से हम बात करेंगे कि जो विद्रोह का स्वरूप क्या था, वो क्या था, विद्रोह किस स्वरूप में माना जाता है। विद्रोह के स्वरूप की अगर हम चर्चा करें तो विद्रोह का स्वरूप, कुछ लोग इसे सैनिक विद्रोह कहते हैं सैनिकों का विद्रोह था जो आसानी से दबाया गया। सैनिकों का विद्रोह करने वाले जो विचारधारक हैं, जो विचारक हैं, उनमें एक है ट्रेविनियर का मानना है एक सैनिक विद्रोह था। इसमें बहुत लोगों की क्षति जरूर हुई, कुछ लोग जरूर शामिल हुए, लेकिन मूलतः है सैनिक विद्रोह था। इनके अलावा सीले का भी ही मानना है कि यह सैनिक विद्रोह था। इनके अलावा एक नाम और आपको मिलेगा जिनका नाम है लॉरेंस। यानी ये तीन लोग, ट्रेविनियर, लॉरेंस और सीले, TLC आप नाम याद कर लें, ये तीनों का मानना था कि एक सैनिक विद्रोह है। लेकिन केवल इनके मानने से ही काम कहाँ चल रहा था। ये और ब्रिटिशर हैं। देखिए, जो ब्रिटिशर होंगे वो इस रिवोल्ट की वैल्यू को कम दिखाना चाहेंगे, उस रिवोल्ट की वैल्यू को कम दिखाना चाहेंगे। लेकिन जो भारतीय होंगे इसकी वैल्यू को बड़ा दिखाएंगे, बहुत बड़ी क्रांति थी ऐसा वो कहेंगे। अब देखिए ब्रिटिशर कौन है। एक ब्रिटिशर हैं PR होम्स। ये क्या कह रहे हैं? PR होम्स का मानना है कि ये केवल बर्बरता और सभ्यता का संघर्ष है। उनका मानना है कि बर्बरता वर्सेस सभ्यता का ये युद्ध है। और सभ्य किसको बताते हैं और बर्बर किसको बताते हैं? ये बर्बर बताते हैं भारतीयों को
और सभ्य बताते हैं अंग्रेजों को। ये कहते हैं कि जो अंग्रेज हैं वो सभ्यता का प्रतीक हैं, वो लोगों को सिखाने आए हैं, लोगों भारतीयों को सभ्य बनाने आए हैं, जबकि भारतीय बर्बर हैं, ये क्रूरियों में दबे हुए हैं, ये अभी भी सती प्रथा बच्चों की बलि दे रहे हैं। ऐसे ऐसे तर्क दे रहे हैं जिससे वो प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय असभ्य हैं, बर्बर हैं, और जो अंग्रेज हैं वो सभ्य हैं, और बर्बर लोगों ने एक विद्रोह किया अपने ऊपर से सभ्यता हटाने के लिए, लेकिन अंतोगत्ता सभ्यता विजयी होती है। इनका कहने का जो तर्क था ये था, लेकिन क्या ये सही था, इसकी कोई चर्चा हम आगे आपसे करेंगे। जो टेलर हैं, अच्छा एक और आपको यहाँ जानना होगा कि पहला ऐसा कौन सा व्यक्ति है, पहला कौन सा व्यक्ति है जो 1857 की क्रांति के टॉपिक पर लिखा, और ऐसा पहला लेखक, ऐसा पहला व्यक्ति है जिनका नाम था टेलर। ये सिलाई वाले नहीं हैं, ये एक राइटर है। ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति पर लिखा, और इन्होंने इस विद्रोह को सिपाही विद्रोह बताया है। क्योंकि ये भी एक ब्रिटिशर हैं, तो ये भी इसे कम ही देखेंगे। ईसी जोशी एक हैं, ये मानते हैं कि आपको नाम लिख दें, ईसी जोशी। ईसी जोशी का मानना है कि यह सैनिक गठजोड़ था, ये जो विद्रोह था ये सैनिकों की गठजोड़ से हुआ था। लेकिन अब देखिए जो भारतीय आते हैं, इन सभी जो अब तक के मत थे, इन मतों का खंडन करते हुए आते हैं, नए नए तर्क से देते हैं, कहते हैं स्वतंत्रता संग्राम था। ये क्या था? स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम कौन मानता है? ऐसा मानने वाले हैं अशोक मेहता। अशोक मेहता ऐसा मानने वाले हैं बीडी सावरकर, ऐसा मानने वाला एक डिज़रायली है। डिज़रायली कौन है? आपको डिज़रायली के बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अभी आगे इसके बारे में थोड़ी सी हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन ये जान लीजिए ये एक ब्रिटिशर है और एक बहुत महत्वपूर्ण ब्रिटिशर है। डिज़रायली का भी मानना था कि स्वतंत्रता संग्राम था और या ये राष्ट्रीय विद्रोह था, ये डिज़रायली भी मान रहे थे। और आपको बता दें कि 1880 में जाकर डिज़रायली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी पामस्टन थे, इसलिए जानना महत्वपूर्ण है कि ये भविष्य का प्रधानमंत्री वहाँ पे हुआ। उसके बाद अब बात करें तो आरसी मजूमदार की हम पर चर्चा बिना किए कैसे रह सकते हैं। इनका क्या मानना था? इनका मानना था आरसी मजूमदार का कि न तो ये पहला है और न ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, कि ऐसे छोटे छोटे कई स्वतंत्रता संग्राम हुए हैं और ये कोई बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर पे नहीं था। उनका मानना है कि इसमें दक्षिण भारत के लोग नहीं शामिल हैं, इसमें पूरब भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत के लोग नहीं शामिल हैं, इसमें रजवाड़े अधिकतर नहीं शामिल हैं, इसमें महिलाएं शामिल नहीं हैं। अतः जो महिलाओं की संख्या है, आम जन शामिल नहीं है एकजुट को छोड़कर, तो इसलिए ये राष्ट्रीय आंदोलन नहीं हो सकता, ऐसा आरसी मजूमदार कह रहे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण लेखक हैं जिन्हें आप अपनी किताबों में पढ़ते हैं, आपको सजेस्ट किया जाता है कि उनकी किताबें आप पढ़िए, वो हैं बिपिन चंद्र। बिपिन चंद्र का मानना था कि यह जन विद्रोह था। ये आधुनिक काल के लेखक हैं और इनका मानना था कि ये जन विद्रोह था। इरफान हबीब एक इतिहासकार हुए हैं जो कहते हैं कि ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था, परंतु लोगों ने इसे बड़ी ही अलग रूप में देखा, एक अलग अर्थ में देखा। डिज़रायली की हमने आपको होल्ड कर रखा था, डिज़रायली की थोड़ी सी यहाँ से बात कर लें। डिज़रायली का मानना था कि एक स्वतंत्रता संग्राम है या एक राष्ट्रीय विद्रोह है। ये डिज़रायली के बारे में आपको ये जानना है कि डिज़रायली 1880 में ब्रिटेन के पीएम हुए थे और ब्रिटेन का ऐसा प्रधानमंत्री 1857 की क्रांति को एक जन विद्रोह बता रहा है, एक राष्ट्रीय आंदोलन बता रहा है, एक राष्ट्रीय विद्रोह बता रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए हमने इसे 2 बार आपको बताया। और जब विद्रोह हुआ था उस समय प्रधानमंत्री थे, वहाँ के पीएम थे पामस्टन, इसकी हमने आपको पहले बात बताई। अब एक चीज़ और यहाँ से मिस हो रही है, उसे भी आपको कवर करना होगा कि कुछ ऐसी किताबें हैं जो 1857 की क्रांति से संबंधित हैं और बार बार आपके प्रश्न में आती हैं, पूछी जाती हैं, उसकी आपसे बात कर लें। देखिए समय तो काफ़ी हो चुका है, मैं मानता हूँ
क्योंकि इस समय हमारी जो घड़ी है हमारे सामने जो रखी है उसमें हो चुके हैं 9:42। तो नो डाउट समय काफ़ी हो चुका है, 40 मिनट पर 42 मिनट लगभग क्रॉस हो चुकी है। तो थोड़ी सी आप सब्र रखें। तो ये कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिन्हें बीच में छोड़ा नहीं जा सकता। अगर छोड़ दिया जाएगा तो पूरी मथनी फिर से हमको मथनी पड़ेगी उतनी ही, कि इस बात को लाने के जितनी हमने आपको 40 मिनट बताया, अगर हम कल इस बात को फिर कवर करें तो 15 मिनट हमें फिर लगेंगे इतनी बात तक लाने के लिए, तब आपको आगे बातें बताई जा सकती हैं। तो 15 मिनट हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो हमें ये मानना है कि 15 से 20 मिनट अगर और लगते हैं और ये टॉपिक अगर कंप्लीट हो जाता है तो ये टॉपिक हमें कंप्लीट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों की भी राय हमें दिख रही है, तो ये चाहिए कि टॉपिक हम कंप्लीट कर लें। चलिए आगे आइए। कुछ चर्चित पुस्तकें और लेखक की हम बात कर रहे थे। देखिए एक राइटर है भारत में, यशवंत सेन। यशवंत सेन ने किताब लिखी इससे संबंधित जिसका नाम ही था 1857। केवल हम किताब का नाम बता रहे हैं, राइटर का नाम बता रहे हैं, किताब का नाम बता रहे हैं। ठीक है, यशवंत सेन ने लिखी 1857। दूसरी किताब आपके लिए बीडी सावरकर की महत्वपूर्ण है। बीडी सावरकर ने लिखी किताब जिसका नाम था फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध उन्होंने किताब लिखी। उसके बाद अगर बात करें हम तो एक पी.आर. होम्स जिन्होंने ये बताया था कि यह बर्बरता और सभ्यता का युद्ध था। बीडी सावरकर ने तो कहा था बड़ी स्पष्ट शब्दों में कि एक राष्ट्रीय आंदोलन था, एक स्वतंत्रता संग्राम था। लेकिन जो पी.आर. होम्स थे इन्होंने बताया था, अपनी एक किताब लिखी थी हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूनिटी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी। ये किताब लिखी उन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी में। उन्होंने बताया कि ये मात्र बर्बरता और सभ्यता का संघर्ष था और कुछ नहीं था। ऐसा मान रहे हैं कौन? ऐसा मानने वाले हैं पी.आर. होम्स। किताब का क्या नाम है? किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटनी। और सर सैयद अहमद खां जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बहुत ही एक्टिव रहते हैं, सर सैयद अहमद खां की बात कर रहे हैं हम, और उन्होंने भी एक किताब लिखी, उसकी हम बात करते हैं। उन्होंने कौन सी किताब लिखी? इन्होंने किताब लिखी द कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। द कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, इस नाम से किताब लिखी। उसके बाद एक महत्वपूर्ण किताब आपको जाननी होगी, उसके लेखक हैं आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार ने क्या मानना था इस विद्रोह के बारे में? आर.सी. मजूमदार का मानना ये था कि ये न तो पहला था और न ही राष्ट्रीय। इसके तर्क आपको हमने इसी में बताया था क्यों उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नहीं है, कि इसमें कई लोगों ने भाग नहीं लिए हैं। दक्षिण भारत इसमें अलग था, ये पूरा हिस्सा अलग है, ये पूर्वोत्तर हिस्सा अलग है, ये पश्चिम भारत का हिस्सा काफ़ी अलग है, केवल ये उत्तर भारत के लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो इसलिए आपको जो आर.सी. मजूमदार है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये न तो पहला है, इसके पहले भी इस तरह के कई क्षेत्रीय विद्रोह हो चुके हैं और न ही ये राष्ट्रीय स्तर का है। ऐसा मानना था आर.सी. मजूमदार का। और उन्होंने जब किताब लिखी थी उसका नाम था द स्क्वायर, नाम लिख रहे हैं हम, द स्क्वायर म्यूटनी ऑफ द रिवोल्ट 1857। नाम लिखना थोड़ा सा इस टच पे थोड़ी दिक्कत हो रही है हमको, तो अब नाम बोल दे रहे हैं, आप नोट कर लें। द स्क्वायर म्यूटनी ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये लेखक हैं आर.सी. मजूमदार। उसके बाद एक महत्वपूर्ण आपको हमने बताया था ई.सी. जोशी। जोशी साहब क्या कह रहे हैं? जोशी साहब का हमने विचार आपको पहले बताया। उन्हें बताया था कि सैनिकों का गठजोड़ है। जैसे उन्हें बताया कि जो सिपाही विद्रोह था इसमें कई गठजोड़ हुए, कई क्षेत्रों से लोग सिपाहियों ने एक दूसरे से भेंट मुलाकात की और ये विद्रोह को फाइनलाइज किया। ये किताब लिख रहे हैं रिवेलियन 1857।
रिविलियन 1857 नाम की किताब लिख रहे हैं। और अशोक मेहता जिसको हमने बताया था कि उन्होंने कहा कि यह स्वतंत्रता संग्राम था, और उस किताब उन्होंने लिखी थी क्या, रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857 लेखक है कौन, अशोक मेहता। तो ये कुछ किताबें आपके लिए महत्वपूर्ण थी जिन्हें आपको जानना था। एक बार बहुत ही तेजी से हम उसे समराइज करेंगे। देखिए जो महत्वपूर्ण है, एस एन सेन ने लिखी थी 1857। वीर सावरकर की किताब थी द फर्स्ट वार ऑफ द इंडिपेंडेंस, और पी आर होम्स की किताब थी हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी, और इन्हें बताया था बर्बरता और सभ्यता के बीच ये युद्ध था। और सर सैयद अहमद खां की किताब थी द कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, और आर सी मजुमदार ने जो बुक लिखी थी द स्क्वायर म्यूटनी ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। उसके बाद रेवेलियन 1857 ईसी जोशी की बुक है, और रिवोल्ट ऑफ 1857 ये लिखा हुआ है अशोक मेहता ने। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण किताबें जिन्हें आपको जानना था। अब तक हमने जो अपनी इस क्रांति 1857 की क्रांति में हमने जो आपसे बात की, वो क्या क्या बात की। हमने अब तक बात की इसके सामान्य परिचय की, दूसरी हमने बात की इसके कारण की, और तीसरी हमने बात की इसके स्वरूप की, कि इसका जो नेचर है वो कैसा है। नेचर में हमने आपको बताया कि ये न तो राष्ट्रीय था, न ही क्षत्रिय था, न ही सिपाही था, ऐसा मान रहे हैं हमारे को आर सी मजुमदार। अब उसके बाद हमने आपसे बात की कुछ महत्वपूर्ण स्थान और वहाँ के नेतृत्व करता। उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ हमने बुक की बात की, कौन कौन सी ऐसी किताबें हैं जो इस घटना पर, इस क्रांति पर, इस रिवोल्ट पर लिखी गई हैं, इसकी हमने बात की। इतनी चीज़ें हमने आपसे बात कर ली। अब हमें बात करनी है कि क्या कारण था कि ये विद्रोह असफल हो गया। जो शेष टॉपिक है उसमें क्या है, इस विद्रोह की असफलता के कारण क्या है। दूसरी चीज़ यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो इम्पैक्ट ऑफ द रिवोल्ट हुआ वो इंडिया पे क्या हुआ और ब्रिटिशर पे क्या हुआ, यानी अंग्रेजों पर क्या हुआ, एंग्लो पर क्या हुआ। ये दो टॉपिक और बचे हुए हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, 10 से 15 मिनट में बड़े आराम से रिलैक्स में कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, तो पहले पीपीटी दिखा देते हैं, उसके बाद हम फिर इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आइए देखिए, हमने आपसे बात की 1857 की सामान्य परिचय में। हमने आपके विद्रोह का प्रारंभ सिपाहियों के द्वारा किया गया था, और इस क्रांति में जो स्वरूप था आज तक विद्वानों में चर्चा का विषय बना हुआ है। 3 चीज़ें हमने यहाँ पे आपको जरूर बताई थी। वो क्या थी, इस विद्रोह में जब विद्रोह हो रहा था तो इसमें जो महारानी थी वो थी विक्टोरिया, और जो प्रधानमंत्री थे वो थे पामस्टन, और जो गवर्नर भारत का था वो कैनिंग था। अब विद्रोह का कारण में हम बात किए थे आपसे कि सैनिक कारण में हमने बताया था कि जो ब्राउन ब्रास राइफल है उसकी जगह से रॉयल इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया, और इस राइफल में की जो बुलेट थी उस बुलेट में ऐसा कहा गया कि इसमें सूअर और गाय के मांस से बनाया गया है, जिसके कारण सैनिकों में तात्कालिक रूप से ये विद्रोह का कारण होता है, और सैनिकों में बड़ा ही धार्मिक संकट सा उत्पन्न होता है। दूसरी हमने बताया कि सिपाहियों की में सेना में जो किया जा रहा है भेदभाव था वो नस्ल के आधार पर, भोजन के आधार पर, पद के आधार पर किया जा रहा था। और 1854 का जो डाक अधिनियम था ये सैनिकों को जो निःशुल्क पत्र सेवा प्रसार करते थे उस पर रोक लगाता है, जिसके कारण सैनिकों में एक रोष सा उत्पन्न हो रहा था। और ओवरसीज सर्विस जो समुद्र पार सेवा थी, जो समुद्र पार सेवा है उसको अंग्रेजों ने क्या कर दिया, उसे अंग्रेजों ने अनिवार्य बना दिया, जिसके कारण से भी एक रोष उत्पन्न होता है, और ये होता है 1856 में कैनिंग के काल में। राजनीतिक कारण हमने बताया कि देसी रजवाड़ों का पतन अंग्रेजों ने किया, सहायक संधि और व्यक्तिगत की जो नीति थी इसका भी प्रभाव बहुत बड़े स्तर पर पड़ता है देसी रजवाड़ों पर। क्यों? क्योंकि आपने बताया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जब हम डिस्कशन कर रहे थे आपसे, तो आपने बताया था ये कॉन्सेप्ट आया था दत्तक पुत्र का, और दत्तक पुत्र में वो क्या कर रहे थे, वो कर रहे थे जो गोद लिया हुआ पुत्र है इस पुत्र को केवल राजा की प्रॉपर्टी मिलेगी, राजा का जो स्टेट है, जो राज्य है, जो प्रजा है, जो शासन है, जो गवर्नेंस है, ये नहीं दिया जाएगा, और उसे ब्रिटिश राज्य में मर्ज हो जाना होगा। इसके लिए हमने आपसे चार्ट बनाया था जब हम डिस्कस कर रहे थे कि वहाँ पे हमने बताया था कि टोटल 3 तरह के राज्य हैं। 3 तरह के राज्य हैं, वो कौन सा,
पहला राज्य जो अंग्रेजी सरकार को टैक्स नहीं देते और ना ही अंग्रेजी के अधीन कभी रहे हैं। दूसरा, जो मुगल और मराठा के अधीन रहे हो और टैक्स दे रहे हो। तीसरा, जिसकी स्थापना अंग्रेजों ने की है और वो टैक्स दे रहे हो। तो ये जो दो तरह के जो लास्ट वाले दो सेकंड टाइप है, इन दोनों पर ये रूल लागू था। इसकी हमने बात आपको पिछली वीडियो में की है। अगर आपको ये टॉपिक नहीं समझ वहाँ से आ रहा हो ये चीज़, तो एक बार वहाँ पे विजिट करें और फिर उसे क्लियर कर लें। ठीक, अब देखिए, ये था राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण के अलावा हमने आर्थिक कारण बताया कि जो भू राजस्व की नीतियाँ थी 3 लाई गई थी, हमने बताया था। कौन सी? अस्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी। इन तीनों के क्षेत्र और परसेंटेज को आप देखिए, और जिसकी वजह से आप देखिए, क्योंकि जो महालवाड़ी है और जो रैयतवाड़ी है, इसका जो प्रसार है मुख्यतः दक्षिण भारत के क्षेत्र में है और ये शोषण इसमें कम था तुलनात्मक। अतः आप देखेंगे जो रिवोल्ट है मुख्यतः उत्तर भारत में ही है। कहाँ पर? जहाँ पर अस्थायी बंदोबस्त लगाया गया है, जहाँ पर महालवाड़ी लगाया गया है, जहाँ पर कुछ हिस्से में रैयतवाड़ी भी है। तो ये क्षेत्र जो उत्तर भारत का है वहाँ पर रिवोल्ट ज़्यादा हुए हैं और वहाँ पर इसमें लोग शामिल ज़्यादा थे। उसके बाद देखिए, कृषि का वाणिज्यीकरण हमने बताया, नकदी फसलों को बढ़ावा दे रहे थे, जिसके कारण बेरोजगारी और शोषण बना बहुत ही व्यापक हुआ। और जो खेतीहर मजदूर, जो खेतीहर थे जिनके पास ज़मीन थी, वो भूमिहीन किसान हुए और उसके बाद भूमिहीन मजदूर हो गए। ये ट्रांसफॉर्म हो रहा था उस दौरान धीरे धीरे अंग्रेज़ों की नीतियों की वजह से। तो ये भी एक बड़ा रीजन हुआ कि जिसकी वजह से 1857 की क्रांति हुई। और सामाजिक सांस्कृतिक कारण भी हमने बताया कि सामाजिक सुधार से रोष हो रहा था जो 1857 के पहले किए गए थे अंग्रेजों द्वारा, जैसे सती प्रथा, विधवा विवाह, नरबली प्रथा, और जो आपको हमने बताया था कौन सा, एक बाल वध। ये सब जितने भी जो कुप्रथाएं थी इन पर अंग्रेजों ने रोक लगाई और उसके साथ ईसाई धर्म का बलपूर्वक प्रचार कर रहे थे। इससे लगा क्या कि जो हमारे धर्म पर ये अंग्रेज एक ठेस पहुंचाना चाहते हैं, लूट लेना चाहते हैं। विद्रोह के नेतृत्वकर्ताओं की हमने बात की कि बैरकपुर में मंगल पांडे ने 19 मार्च 1857 से विद्रोह को प्रारंभ किया था और उसके बाद विद्रोह को प्रारंभ नहीं किया, विद्रोह की चिंगारी जलाई थी। विद्रोह का प्रारंभ हो रहा है मेरठ से और ये समय है 10 मई 1857 की। उसके बाद ठीक एक दिन अगले बाद बहादुर शाह जफर दिल्ली से इस विद्रोह के ऐलान बिगुल बजाते हैं और यही बिगुल जो सुनाई पड़ता है फिर लखनऊ में बेगम हजरत महल और बीर मिस्कादिर हैं और यहाँ पर जो दमन करता है वो कैंपबेल करता है। लखनऊ और कानपुर दोनों जगह कैंपबेल ने दमन किया है। उसके बाद बहादुर शाह जफर जो दिल्ली से वहाँ पर दमन करता दो हैं, एक निकोलसन है, दूसरा हडसन है। निकोलसन इस दमन करते समय मारा जाता है। अब और मारा कैसे जाता है? इसे एक सैनिक की गोली लग जाती है और जिसके कारण उसकी मृत्यु होती है। कानपुर में नाना साहब नेतृत्व कर रहे थे, तात्या टोपे कर रहे थे। तात्या टोपे 2 जगह करेंगे, एक आपके कानपुर में और दूसरे आपको करेंगे ये ग्वालियर से। लिखा है ग्वालियर कहीं इसमें, ठीक है, जहाँ पे ग्वालियर से नेतृत्व कर रहे थे रहा। उसके बाद देखिए तात्या टोपे और यहाँ पे जो दबाया इस ग्वालियर में हिरोज ने और जो कानपुर में दबाया इस विद्रोह को वो था कैंपबेल। वहाँ झांसी की रानी जो थी लक्ष्मीबाई झांसी से नेतृत्व करता थी और इस विद्रोह को दबाया था हिरोज ने। इलाहाबाद से लियाकत अली ने विद्रोह का नेतृत्व किया था और इलाहाबाद और बनारस में इस विद्रोह का दमन करता थे कर्नल नील। जगदीशपुर से कुंवर सिंह और अमर सिंह ने और विद्रोह को दबाया था विलियम हेक्टर ने। फैजाबाद से आप देखेंगे तो जो विद्रोह का लीड कर रहे थे मौलवी अहमदुल्ला और बरेली के खान बहादुर खां, ये थे लीडर। और जो चुटपुट वहाँ से कुछ सैनिकों ने दबाया था। इसके बाद हमारी आपसे बात हुई थी यहाँ की जो किताबें थी, जो बुक थी उससे रिलेटेड। अब देखिए जो हम आपको हड़प्पाई लिपि में लिख रहे थे, जो आपको समझ में नहीं आ रही थी, आप यहाँ उससे नोट कर सकते हैं। देखिए कुछ चर्चित बुक हैं। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखी? वीर सावरकर ने। 1857 किसने लिखी? एस एन सेन ने। हिस्ट्री ऑफ SIS लिखा है, शॉर्ट नेम है, फुल लिखना कठिन था क्योंकि समय लगता और जगह भी कम थी। हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी ये लिखी है PR होम्स ने। इन्हें बताया बर्बरता और सभ्यता के बीच संघर्ष था। और द काज ऑफ इंडियन रिवोल्ट ये लिखा है सर सैयद अहमद खान ने। और द स्पाई म्यूटिनी ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 RC मजुमदार ने, जिन्होंने बताया न तो पहला और न ही राष्ट्रीय आंदोलन था ये। उसके बाद हमने आपको बताया कि रिविलियन 1857 लिखने वाले हैं ईसी जोशी, जिन्होंने सैनिक गठजोड़ की संज्ञा दी है। उसके बाद महत्वपूर्ण नाम है रिवोल्ट ऑफ 1857 जिसके लेखक हैं अशोक मेहता।
ठीक है, इतनी किताबें थी जिससे किताबों से आसपास घूम फिर के प्रश्न आते हैं। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण की अगर हम बात करें तो यशवंत सेन के 1857, वीर सावरकर का फर्स्ट वार ऑफ द इंडिपेंडेंस और आर.सी. मजूमदार का द स्पाई म्यूटिनी ऑफ द रिवोल्ट 1857 बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद हमने आपसे बात की थी कि जो अलग अलग स्वरूप क्या था हमारे विद्रोह का, तो कुछ लोग मानना था सैनिक विद्रोह है, सैनिक विद्रोह मान रहे थे ट्रेविनियर, लॉरेंस और सीले, जबकि बर्बरता और सभ्यता का संघर्ष कर रहे थे पी.आर. होप्स, जिनकी किताब थी, किताब का नाम हमने आपको बताया था, क्या किताब का नाम था हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी, ये लिखने हैं पी.आर. होम्स ने। सैनिक विद्रोह बता रहे हैं टेलर, ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति पर पहली बार कुछ लिखा। और सैनिक गठजोड़ कर रहे हैं ईसी जोशी ने, ईसी जोशी की किताब थी रिवेलियन 1857। और बी.डी. सावरकर का मानना है ये स्वतंत्रता संग्राम था, अशोक मेहता का मानना है स्वतंत्रता संग्राम था, डिज़रायली का मानना है स्वतंत्रता संग्राम था या राष्ट्रीय विद्रोह था। न तो फर्स्ट न तो राष्ट्रीय आंदोलन, ऐसा मानना था आर.सी. मजूमदार का। और आर.सी. मजूमदार ने जो किताब लिखी थी द स्पाई म्यूटिनी ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये थी आपकी इस किताबों से लेकर डिटेल में कुछ और चीज़ें थे। बिपिन चंद्र सेन, बिपिन चंद्रा जो किताब के लेखक हैं, उन्होंने इसे जन विद्रोह की संज्ञा दी है। इरफान हबीब का मानना है ये राष्ट्रीय विद्रोह था, परंतु लोगों का इसका अर्थ अलग लिया। क्यों? क्योंकि लोगों में एकता का भाव नहीं था। दूसरी चीज, डिज़रायली जो है वो राष्ट्रीय विद्रोह मान रहे हैं। 1880 में खुद ब्रिटेन के पीएम हुए थे, प्रधानमंत्री हुए थे, और विद्रोह के समय प्रधानमंत्री था पामस्टन, और ये वहाँ पे एक राजनीतिक हुआ करते थे। इतनी बातें अगर स्पष्ट हो तो इसके बाद हमने आपसे क्या बात की है, हमने आपसे बात की थी कि जो विद्रोह है उस विद्रोह में क्या क्या असफलता के कारण थे, कैसे विद्रोह असफल हो गया। तो आइए उस विद्रोह की कुछ अन्य डिटेलों की हम आपसे बात करते हैं कि विद्रोह असफल कैसे हुआ। देखिए, जब विद्रोह चल रहा था तो इस विद्रोह में एक लीडर प्रमुख रूप से लीड कर रहा था, एक नेतृत्वकर्ता सामने हुआ करता था। लेकिन ये जो नेतृत्वकर्ता को जो पीछे सपोर्टिंग अदर नेता, जो सपोर्टिंग लीडर होता है, वो नहीं था। जिसे आप समझे कि कोई मूवी है, उसमें एक अभिनेता होता है, एक सहायक अभिनेता होता है। ऐसे ही एक नेतृत्वकर्ता, जैसे एक राजा होता है और दूसरा सेनापति होता है। तो जो लीड कर रहा था, इस लीड करने के लिए इनके पास कोई सपोर्टिंग सेकंड लेयर का नेतृत्व नहीं था। यानी सेकंड लेयर का नेतृत्व का अर्थ क्या है, क्या नेतृत्व का संकट इसे कह सकते हैं कि एक लेयर जो है, लेयर का जो नेतृत्व है, अगर इनकी मृत्यु हो जाती है या ये कैद कर लिए जाते हैं या भूमिगत हो जाते हैं, तो वहाँ जिस क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे थे वहाँ पर शून्यता की स्थिति आ जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई लीडर नहीं था। तो ये एक कारण हुआ महत्वपूर्ण रूप से कि एक लीडर का अभाव हुआ, एक राजनीतिक शून्यता आई जब नेतृत्व का संकट उत्पन्न, जब अंग्रेजों ने दमन किया या उनको कैद किया। ये पहला कारण है। दूसरे कारण की अगर हम बात करें तो जो संगठनात्मक थी, स्ट्रक्चरल कमजोरी थी। इनके पास जो संगठन था ये बहुत ही कमजोर था और यहाँ पे कम्युनिकेशन जैसी कोई चीज़ें नहीं थी। अंग्रेजों के पास इनके दमन करने के लिए एक पूरी तरह से संगठनात्मक एक संरचना थी, जिसकी वजह से अंग्रेज दमन करने में सफल हो गए। तीसरा महत्वपूर्ण कारण की अगर हम बात करें तो तीसरा ये था कि इसमें जो पढ़े लिखे, जो उच्च वर्ग, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, उन्होंने भाग नहीं लिया था। ये बहुत बड़ा कारण हमारे सामने आता है कि जो पढ़े लिखे वर्ग थे वो इसमें भाग नहीं ले रहे हैं। और जो चौथा महत्वपूर्ण कारण है कि रजवाड़ों ने, जो राजे रजवाड़े थे, इन्होंने पहले तो भाग लिया, लेकिन उस भाग लेने के बाद भाग लिया। यानी कहने का क्या मतलब है कि पहले उन्होंने इस युद्ध में, इस विद्रोह में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन जैसे ही अंग्रेजों ने दमन करने से पहले डराया, वो धीरे से अंग्रेजों की तरफ मिल गए। इसी को हमने कहा क्या कि पहले तो युद्ध में भाग लिया, लेकिन उसके बाद भाग लिया। तो ऐसे कौन कौन से थे जिनका नाम आपको जान लेना महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे सिंधिया, आप देखेंगे पटियाला के जो रियासत के जो राजा थे, भोपाल के राजा, आप देखेंगे हैदराबाद के निजाम। ये लोग
पहले तो इन्होंने कहा कि ठीक है हम साथ में हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही विद्रोह शुरू हुआ और अंग्रेजों ने दमन करना शुरू किया, ये लोग धीरे से अंग्रेजों की तरफ मिल गए। तो ये आप देखेंगे इस समय जो लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग इन्हीं के लिए एक विशेष शब्द कहता है। क्या शब्द कहता है? ये शब्द आपसे पूछा जाता है क्या कि तूफानों में तरंग अवरोधक थे। तूफानों में तरंग अवरोधक का काम इन्होंने किया, मतलब कि अगर ये ना होते तो हम तो अब तक भारत से उड़ गए होते। इन्होंने हमें रोकने का काम किया भारत में। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमें सपोर्ट किया। कैसे? एक तो जासूसी तंत्र के द्वारा, एक तो स्ट्रक्चरल के द्वारा हमें मजबूती थी, और साथ ही साथ इनके सैनिक दबाने में भी लगे इस विद्रोह को। तो ये थे विभीषण हमारे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो विद्रोह था इसकी और असफलता का कारण क्या था? ये केवल उत्तर भारत का विद्रोह था। यहाँ पे दक्षिण भारत शामिल नहीं है, साउथ इंडिया, यहाँ पे ईस्टर्न इंडिया शामिल नहीं है, यहाँ पे वेस्टर्न इंडिया शामिल नहीं है। तो जो मेजर विद्रोह था ये केवल उत्तर भारत का होकर रह गया। उत्तर भारत में कहाँ? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बंगाल और ये जो आपका दिल्ली वाला क्षेत्र है, इसी वाले क्षेत्र में मुख्यतः दब कर रह गया। उसके अलावा अगर हम बात करें जो सैनिक छावनियाँ थी, जो सैनिक थे, जो लोग कहते हैं सैनिक विद्रोह था, इसमें भी सभी सैनिक छावनियों ने भाग नहीं लिया। इसमें आप देखेंगे जो गोरखा बटालियन है जो आज भी चल रही है, इन्होंने दमन करने में बहुत बड़ा योगदान दिया अंग्रेजों का। अंग्रेजों के साथ दमन किया खूब जोड़कर। एक और नाम आपको मिलेगा सिक्रीमेंट। इस छावनी ने भी, इस ग्रुप ने भी खूब जमकर भाग लिया दमन करने में और बहुत तेजी तीव्रता के साथ दमन किया। इसके बाद अगर हम बात करें तो विद्रोह का ये दमन, जो विद्रोह का दमन जो हुआ, उसके बाद विद्रोह पूरी तरह से असफल हो गया। तो असफल के कारणों की हमने जो आपसे बात की, उनमें आपने देखा कौन कौन से? संगठनात्मक कमजोरी, नेतृत्व का अभाव, आपको देखा पढ़े लिखे का भाग नहीं लेना, रजवाड़ों का पहले भाग लेना फिर मुकर जाना, उत्तर भारत में केवल सीमित रहना, और जो आपके लिए जो सैनिक छावनियाँ हैं, और रजवाड़ों के संदर्भ में जो कैनिंग ने कहा था, ये उनका स्टेटमेंट बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्या? कि ये तूफानों में तरंग अवरोधक है। आप एक चीज़ देखिए, 2017 या 18, 2016 या 17 में जो पीसीएस का, यूपी पीसीएस का पेपर है, उसमें एक स्टेटमेंट आया था, यही स्टेटमेंट था, कैनिंग ने, लॉर्ड कैनिंग ने तूफानों में तरंग अवरोधक किनको कहा है? 4 ऑप्शन थे। 4 ऑप्शन में शायद ऑप्शन तो हूबहू याद नहीं है। एक ऑप्शन था रजवाड़ों को, दूसरा ऑप्शन था अवध के नवाब को, तीसरा ऑप्शन था कि जो मराठा हैं इनको, और चौथा एक कोई और ऑप्शन था। तो इसमें जो सही ऑप्शन था उसी के स्टेटमेंट को लेकर कहीं कहीं ये पूछा है किसने कहा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, यहाँ से अगर हम आगे चले अब बात करेंगे विद्रोह का प्रभाव क्या हुआ, जो रिवोल्ट हुआ उसका प्रभाव क्या पड़ा। इस रिवोल्ट का प्रभाव क्या हुआ इसकी हम आपसे चर्चा करेंगे। आप एक इमेज देख रहे हैं, झांसी की रानी है, ये नाना साहब हैं, और ये हैं आपकी बेगम हजरत महल। इन तीनों को मैंने इसलिए दिखाया कि आपको इमेज से याद हो कि यहाँ पे रिवोल्ट में दमन किसने किया था। तो ये झांसी में आपको याद आ जाना चाहिए कि हीरोज ने दमन किया था। नाना साहब ने लीड किया था कानपुर से, और कानपुर में दमन करता कौन है? कानपुर में दमन करने वाले थे कैंपबेल। और आप देख रहे हैं लखनऊ है, लखनऊ की बेगम हजरत महल जिन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था, और यहाँ पर भी कैंपबेल ने दमन किया। इसलिए मैंने इमेज रखी जिससे आपको एक इमेज की छाप पड़े। ठीक है, अब बात करेंगे हम आपसे कि जो प्रभाव था, जो विद्रोह का प्रभाव पड़ा, वो कौन कौन से प्रभाव आपको देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रभाव में भारत पर प्रभाव। जो कौन सा प्रभाव है जो इंडिया पर पड़ा? देखिए, तत्कालिक रूप से इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं है। तत्कालिक रूप से प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं पड़ रहा है। तत्कालिक रूप से यही प्रभाव पड़ा कि कुछ समय के लिए अंग्रेजों को उन्होंने हराया, लेकिन बाद में पराजित हो गया। लेकिन बाद में जो नेशनल मूवमेंट है वहाँ पे आप देखेंगे तो पहली बात ये राष्ट्रवाद के विकास में बहुत बड़ा योगदान देता है। दूसरी चीज, चूंकि यहाँ पर इस विद्रोह में हिंदू,
मुस्लिम दोनों मिलकर लड़े थे। इसलिए जब राष्ट्रीय आंदोलन में जब सांप्रदायिकता का दौर आएगा तो इस विद्रोह को एग्जाम्पल में दिया जाता है कि क्यों तुम आपस में लड़ रहे हो मेरे दोस्तों, हम दोनों तो साथ में लड़े थे 1857 की क्रांति में। तो ये वहाँ पर बार बार इसका एग्जाम्पल दिया जा रहा है। अब देखिए एक चीज़ और आपको बताएं कि जब ये प्रभाव आप चर्चा करें तो इसके साथ ही कुछ विदेशों में भी प्रभाव आप देखें। क्यों कि इसी 1857 की क्रांति से प्रेरित होकर लाला हरदयाल ने यूएसए में गदर आंदोलन चलाया था। ये आपको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसका प्रभाव केवल भारतीयों पर सीमित नहीं था, विदेशों तक भी फैला था। और अंग्रेजों पर क्या प्रभाव पड़ा, देखिए अंग्रेजों पर पहला महत्वपूर्ण यहाँ पर अब परिवर्तन होना शुरू हुए कि जो कंपनी की जगह थी, कंपनी को बदलकर अब भारत में कंपनी के शासन को हटाकर अब महारानी के शासन को लाया गया, यानी क्राउन का शासन, द गवर्नमेंट ऑफ द क्राउन आ गई पहली बार। और यही रीजन है कि यहाँ पर अब कैनिंग को पहला वायसराय बनाया गया। दूसरी चीज, अब भारत में जो प्रशासन था इसे और कड़ा करने की कोशिश की गई। इसके लिए आईपीसी एक्ट लाया गया 1860, जो आज तक अभी तक एक्टिव है, जिसमें कई प्रावधान इतने खराब हैं कि उन्हें अब बदलने की आवश्यकता है, लेकिन उसका रिफॉर्म हम नहीं कर पाए अभी तक। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो पुलिस अधिनियम है 1861, यह भी अभी तक चला आ रहा है, यह भी अभी तक बना हुआ है। वही कानून जिसे अंग्रेजों ने इसलिए लाया था कि भारत में दूसरी 1857 की क्रांति ना हो, लेकिन आज तक वह कानून भारत में प्रशासन के लिए हो रहा है। कई पुलिस रिफॉर्म करने की कोशिश की गई, राज्य सब्जेक्ट का विषय है कि राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया है कि आप पुलिस रिफॉर्म करें, पुलिस सुधार करें, लेकिन राज्य कहाँ इतने कलेजे वाले हैं कि पुलिस रिफॉर्म करें। आज भी पुलिस वही मानसिकता से ग्रस्त है जो मानसिकता 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने लाने की कोशिश की थी। क्योंकि वही एक्ट है, वही खाका अभी भी खींचा गया है और उसी खाके से आप देखेंगे भारतीय प्रशासन चल रहा है। और यही रीजन है कि भारतीय प्रशासन और जनता के बीच एक गैप हो गया है, और इसी गैप की वजह से आप देखेंगे कि करप्शन, इसी गैप की वजह से अपराध, ये सब चीज़ें पूरी तरह से एक सर्किल में जुड़ गई हैं। कभी जब आपको सोशल इशू आपका टॉपिक डिस्कस करेंगे तो इस टॉपिक को जब उठाएंगे तो हम डिटेल में आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी हम जहाँ पे बात कर रहे हैं वहाँ पर हम चलें। तो देखिए, जो आपको हमने बताया कि जो पुलिस एक्ट है 1861 का वो इसी समय बनाया गया, जो आईपीसी एक्ट है 1860 का वो इसी के बाद बनाया गया, और जो आईसीएस एक्ट है 1861 का ये भी इसी समय बनाया जाता है। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हमारी एक महत्वपूर्ण चीज़ और होगी कि यहाँ पर ब्रिटिश को लेकर, पदों को लेकर एक महत्वपूर्ण रिफॉर्म किया गया कि जो ब्रिटिशर हैं, जो यूरोपीय हैं, जो गैर भारतीय हैं, उन्हें उच्च पद दिया जाएगा और भारतीयों को उच्च पदों पर आना मना होगा, केवल निम्न पदों तक ही नियुक्ति की जाएगी। दूसरी बात, जो सामाजिक सुधार था, सामाजिक सुधार से अंग्रेजों ने अब दूरी बना ली। क्यों? क्योंकि सामाजिक सुधार को धर्म के धर्मांतरण के रूप में या धर्म के विरोध देख रहे थे भारतीय, और जिसकी वजह से उन्होंने दूरी बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, ये था एक दूसरी चीज़। तीसरी, अवध के जो सैनिकों ने सबसे पहले विद्रोह किया था, क्योंकि ये अवध में फोकस विद्रोह था, अतः अवध के सैनिकों की ब्रिटिश सरकार में नियुक्ति को रोक लगा दी और उन्हें घोषित किया कि ये गैर लड़ाकू हैं। आधार बताया क्या? गैर लड़ाकू। कहता ये लड़ाकू नहीं है, गैर लड़ाकू, लड़ते उड़ते नहीं हैं। इनकी जगह आप देखेंगे मराठा रेजिमेंट को और मराठा लोगों को वरीयता देनी जानी शुरू कर दी गई थी। और देखिए, जो रजवाड़े थे, रजवाड़ों के साथ एक नीति उन्होंने लाई। कौन सी? उन्होंने लाई पुरस्कार और दंड की नीति। यानी जो रजवाड़े इनके विरुद्ध काम करेंगे उन्हें पनिशमेंट करेंगे, पनिश देंगे, और जो रजवाड़े इनके साथ काम करेंगे उन्हें ये प्राइज देंगे, पुरस्कार देंगे। ये इनकी नीति आई। इससे क्या होगा कि जो रजवाड़े होंगे ये धीरे धीरे अंग्रेजों की तरफ झुकना शुरू हो जाएंगे, और आप देखेंगे ये बांटो और राज्य करो की नीति अब शुरू कर देंगे।
बांटो व राज बांटो, राज करो। कैसे आप देखेंगे कई आधार पे करेंगे। ये स्थानीयता के आधार पे बांटो राज करेंगे, ये जात के आधार पे करेंगे, ये धर्म के आधार पे करेंगे। यानी जितने प्रकार से ये कर सकते थे वो सभी प्रकार वो अपना लेंगे कि किसी तरह से बांटो और राज्य करो की नीति अपनाई जाए। ये थी पूरी डिटेल आपकी, क्या ये डिटेल थी 1857 की रिवोल्ट के बारे में। अगर इसमें कुछ टॉपिक और छूटे हैं तो हम पीडीएफ में आपको ऐड कर देंगे, उसे हमें तो नहीं लग रहा है कुछ छूटा हुआ है। ठीक है दोस्तों। हाँ, इतना ज़रूर है कि कुछ चीज़ें जो छूटी हैं, जैसे आपको हमने बताई कि हमने मेन स्ट्रीम में डिस्कशन किया जहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पे एक चीज़ और बताएं कि असम में भी ये रिवोल्ट चला था। असम में मनीराम दत्त नाम के एक व्यक्ति ने रिवोल्ट किया था। कोटा में जयदयाल नाम के व्यक्ति और हरदयाल नाम के व्यक्ति ने विरोध किया था। उड़ीसा में भी यह विद्रोह हुआ था। वहाँ पर राजकुमार उज्ज्वल शाही जैसे व्यक्ति हैं और फिरोज शाही जैसे व्यक्तियों ने विरोध किया था। पंजाब में वजीर खां, कुल्लू में राणा प्रताप सिंह और जैसे लोगों ने विद्रोह में साथ दिया था। लेकिन ये बहुत ही छोटे छोटे स्तर पर थे, अतः इनको हमने अवॉइड किया है। क्यों? क्योंकि प्रश्न हमारा टू द पॉइंट होना चाहिए, जहाँ से प्रश्न आपको मिले। ऐसे नहीं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दें, तो ऐसे तो आपको रिवोल्ट के लिए छोटे छोटे आपको सैकड़ों स्थान मिल सकते हैं जहाँ से रिवोल्ट हुए थे और नेतृत्व करता थे। तो दोस्तों आइए पूरी की पीपीटी देख लेते हैं। क्या क्या है पीपीटी में? देखिए, असफलता का कारण हमने बताया कि संगठनात्मक कमजोरी थी, नेतृत्व का संकट था, पढ़े लिखे लोगों ने भाग नहीं लिया, रजवाड़ों ने भाग लेकर फिर वापस चले गए। खास करके सिंधिया, पटियाला, भोपाल, हैदराबाद और लॉर्ड कैनिंग ने इन्हें तुरंगों में तरंग अवरोधक की संज्ञा दी थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हें आप किसी भी तरह के इन केन प्रकार याद रखें। अब इसके बाद हमारी बात हुई थी कि जो उत्तर भारत में ही तक ही सीमित था मुख्यतः, ऐसा नहीं दक्षिण भारत में नहीं था। आपको आंध्र प्रदेश में हमने आपको मणिराज वहाँ पर हमने दक्षिण भारत में नहीं था, ऐसा नहीं है। दक्षिण भारत के निजाम ने पहले इसमें शामिल हुआ, फिर बाहर हट गए। और जो पूर्वी भारत हो ऐसा नहीं, वहाँ भी नहीं था। असम का हमने मणिदत्त का एग्जाम्पल आपको अभी दिया ही है। तो मणिराम दत्त भी शामिल थे, लेकिन ये मुख्यतः जो था ये उत्तर भारत का ही विद्रोह था जो यहाँ पर केंद्रित था। सभी सैनिक छावनियों ने भाग नहीं लिया। हमने बताया कि गोरखा और सिख रेजिमेंट ने इसे कुचलने में साथ दिया। उसके बाद हमारी आपसे बात हुई थी विद्रोह का प्रभाव क्या हुआ। भारतीयों पर तत्कालीन रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बहुत कम प्रभाव पड़ता है, लेकिन ये आगे चलकर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए एक मिसाल कायम होता है और इससे प्रेरित होकर कई विदेशी लोगों ने आंदोलन शुरू किया। इसमें गदर आंदोलन हरदयाल द्वारा जो यूएसए में शुरू की गई थी। अंग्रेजों पर क्या प्रभाव पड़ा? कंपनी की शासन की जगह अब क्राउन का शासन आ गया और आईपीसी एक्ट 1860 का गठन किया गया, पुलिस अधिनियम 1861 और आईसीएस एक्ट 1861 का गठन किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यही था कि भारतीयों को कैसे रोका जाए कि ऐसा दोबारा विद्रोह ना कर सके और अधिक से अधिक भारतीयों का शोषण किया जा सके। लेकिन उनका ये मानना नहीं है, ये हमारे भारतीय इतिहासकारों का मानना है। और भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्ति में रोक लगा दी गई और साथ ही साथ ये काम और सामाजिक सुधार से लोगों ने दूरी बना ली। अवध के सैनिकों को गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया और इस वजह से उन्हें सैनिकों में नियुक्ति पर रोक लगा दी। रजवाड़ों के लिए पुरस्कार और दंड की नीति लाई गई और बांटो और राज करो की नीति पर उन्होंने अब फोकस होकर काम किया। तो ये थी डिटेल पूरी आपकी, क्या ये थी डिटेल पूरी 1857 की क्रांति की। तो आज के इस वीडियो में रुकेंगे हम यहीं पर, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपके लिए वही पुरानी सूचना, अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अपने जितने भी मित्र हों जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक इसको शेयर कीजिए। आप खुद एक जिम्मा उठाइए, कम से कम एक लोगों तक इसे फैलाइए और अधिक से अधिक व्यू बनाइए, जिससे हमारा प्रोत्साहन बढ़े और हम और अधिक टाइम आपको दे सकें। हम सोच रहे हैं कि आज कल में ही जल्दी से ही आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आएँ शाम में, जिसे यूपी स्पेशल को लेकर महत्वपूर्ण टॉपिक हम कवर करते चलें। हम चाह रहे हैं कि यूपी स्पेशल भी आपके बीईओ वाला जो एग्ज़ाम होने वाला है 16 को, उसके पहले ही कंप्लीट करा दें। हालांकि ये एग्ज़ाम होने के चांसेस भी हैं, नहीं भी है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर ये है कि हम आपको यूपी स्पेशल कंप्लीट करा देंगे। तब तक हमारी हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी पूरी
यूपी सोशल कंप्लीट हो जाएगा, जियोग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, काफ़ी यानी मेजर सेक्शन आप देखेंगे कंप्लीट हो जाएगा। पॉलिटी और इकोनॉमी 2 सेक्शन और बचे रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो रुकेंगे आज हम यहीं पर, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। दीजिए आज्ञा अपने मित्र रमेश चंद्र को। जय हिंद, जय भारत।